हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो है जिस साइंटिस्ट ने प्रपोज की थी उसका नाम था जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। इन 1864 इन्होंने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी इसके बारे में बताया था, इसे प्रपोज किया था। इसके कुछ एक पॉइंट्स यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, देखिए वन बाय वन इन्हें डिस्कस करते हैं। द एनर्जी इज इमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस एंड इज कॉल्ड द रेडिएंट एनर्जी। यानी किसी भी लाइट सोर्स से, किसी भी सोर्स से अगर कंटिन्यूअस जो रेडिएशंस हैं वो इमिट होती जा रही है तो उसे हम किस नाम से जानेंगे? उसे हम रेडिएंट एनर्जी के नाम से जानेंगे। जैसे देखिए कोई भी जैसे हीटिंग रोड है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं जिनमें से कंटिन्यूअस जो रेडिएशंस होती है, लाइट रेडिएशंस जो होती हैं वो इमिट होती रहती हैं, तो उन्हें हम क्या कह देते हैं? रेडिएंट एनर्जी सोर्स हैं। और जो एनर्जी उसमें से निकल रही है वो कौन सी है? रेडिएंट एनर्जी। सेकंड देखिए, द रेडिएशंस कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो रेडिएशंस होती हैं उनके अंदर दो तरीके के फील्ड होते हैं, कौन कौन से? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर का क्या मतलब है? ऑसिलेट करने का मतलब होता है एक इस तरीके का मोशन शो करना, इस तरीके का, ठीक है। तो ये ऑसिलेटिंग मोशन होता है। तो ये कह रहा है जो रेडिएशंस हैं वो किस किस से बनी होती है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है उनके अंदर, और वो ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वो दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रोपेगेट करेगा, एंड बोथ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द रेडिएशन। और जिस डायरेक्शन के अंदर जो रेडिएशन है वो मूव कर रही है उसके भी परपेंडिकुलर रहेगा। यानी यहाँ पे दो बार परपेंडिकुलर वर्ड यूज हुआ है। कहाँ कहाँ पर? एक बार तो जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे, और सेकेंडली जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है उसके परपेंडिकुलर रहेगा। अब देखिए यहाँ पर ये मैंने ले रखा है इस एक्सिस के ऊपर, ये जो है ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है, ठीक है, कि इस डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के अंदर इस साइड जो है रेडिएशन वो मूव कर रही है। तो देखिए ये हमारा कौन सा फील्ड है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो स्टार्टिंग के अंदर मैंने लिया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसके बाद जो है ये वाला ये मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, क्लियर है ना कि ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सारे है ना इस तरीके से जा रहा है, और जो दूसरा है ये कौन सा है? मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यहाँ पे देखिए एक दूसरे के क्या है? ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सेकेंडली जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है, इसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन कौन सी है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन देखिए इसकी ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है, और यहाँ पर भी जो एंगल है वो कितने का बन रहा है? इस डायरेक्शन से इधर भी 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये जो बात इसने कही कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो बोथ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। तो ये तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है, और इसमें भी 90 डिग्री के दोनों जो है वो बॉन्ड एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो जो एंगल है वो 90 डिग्री के बन रहे हैं। तो यहाँ पर ये कंफर्म हो गया कि जो हमने ये बात लिखी है ये इस चीज़ को फॉलो कर रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस दिखाई हुई है। अब देखिए थर्ड पॉइंट, द रेडिएशंस पॉजेज वेव करेक्टर एंड ट्रेवल विद ए वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये वेव करेक्टर को फॉलो करते हैं तो एक वेलोसिटी भी होगी ट्रैवल करने की, जो लाइट एनर्जी है उसकी ट्रैवल करने की कोई वेलोसिटी होगी। जैसे जो सनलाइट होती है उसके बारे में बात करते हैं तो 3 × 10⁸ सेकेंड जो है इस ये जो वेलोसिटी है लाइट की इसे कंसिडर किया जाता है। तो ये कह रहा है ये वेव करेक्टर को शो करती है, वेवी नेचर की होती है। ओके, These waves do not require any material medium for propagation. इन्हें किसी मीडियम की, पर्टिकुलर मीडियम की जरूरत नहीं होती प्रोपगेशन करने के लिए। क्यों नहीं होती? क्योंकि देखिए जो सन रेडिएशंस होती हैं, जो सन से जो रेडिएशंस अर्थ तक आती है, क्या उन्हें किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है? हालांकि जो अर्थ के कांटेक्ट में जब आएंगी तो एयर जो है वो काफ़ी डेंस होती जाती है, तो एक मीडियम उसे मिल जाता है। लेकिन स्पेस से, सन से जब अर्थ तक आती है तो बीच में तो स्पेस है, वहाँ तो वैक्यूम क्रिएटेड रहता है, तो वहाँ पर भी तो वो ट्रैवल कर सकती हैं। इसका मतलब क्या है कि इन्हें किसी पर्टिकुलर मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है प्रोपागेशन के लिए। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया है, द रेज फ्रॉम सन रीच अस थ्रू स्पेस विच इज ए नॉन मटेरियल मीडियम। यानी स्पेस के अंदर किसी तरीके का कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं है और वहाँ पर भी ये मूव कर सकती हैं। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रिगार्डिंग। आई होप आपको समझ में आए होंगे। आगे देखिए अब इसमें
अब यहाँ पर देखिए कुछ एक सिंपल टर्म्स लिखी हुई हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वेव्स के रिगार्डिंग मतलब इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल लैम्डा। ये एक पर्टिकुलर सिंबल होता है जिसे किस नाम से जाना जाता है? लैम्डा के नाम से जाना जाता है। और होता क्या है? वेवलेंथ जो है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ। यानी ये डिस्टेंस होती है इन बिटवीन टू क्रस्ट या फिर इन बिटवीन टू ट्रफ। जो डिस्टेंस होगी उसे हम क्या बोलेंगे? वेवलेंथ बोलेंगे। लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाएगा। यूनिट जो है वो इसकी एंगस्ट्रोम में हो सकती है, मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर या फिर पिकोमीटर के अंदर हम लेके चल सकते हैं। ये डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे सारी यूनिट जो है वो कन्वर्ट करके मैंने दिखा रखी है कि जो 1 एंगस्ट्रोम है वो कितने के इक्वल रहेगा? 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। और अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻10 मीटर। इसी तरीके से 1 नैनोमीटर जो है वो कितने के इक्वल रहेगा? 10⁻⁹ मीटर। और अगर हम इसे पिकोमीटर में कंसीडर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10⁻12 मीटर। ओके, तो ये वेवलेंथ है। अब देखिए यहाँ पे ये वेव बना रखी है मैंने, एक वेव यहाँ पे बनाई है। ये जो पोर्शन है अपसाइड, ये तो है क्रस्ट, ये भी क्रस्ट है। अगर इस तरीके के और भी होंगे तो भी वो किस नाम से जाने जाएंगे? क्रस्ट के नाम से जाने जाएंगे। जो भी इस लाइन के डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर आ रहे हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं? ट्रफ कह रहे हैं। ठीक है, तो ये ट्रफ है और ये क्रस्ट है। ये क्रस्ट और ये क्या है? ट्रफ। तो इन दोनों क्रस्ट के बीच की जो डिस्टेंस है इसे क्या कह रहे हैं हम? लैम्डा यानी वेवलेंथ। या फिर इन दोनों ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस है इसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लैम्डा से, वेवलेंथ से। ओके, नेक्स्ट टर्म है फ्रीक्वेंसी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द टर्म न्यू। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया इसका सिंबल ये होता है, न्यू बोला जाता है इसे। इट इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। ये नंबर ऑफ वेव्स को रिप्रेजेंट करेगा कि एक पॉइंट से कितने नंबर में वेव्स पास होती हैं एक सेकंड के अंदर, विद इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितनी वेव्स एक पॉइंट से पास हुई उसे हम क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेव। यूनिट क्या है इसकी? हर्ट्ज। एच जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर साइकिल पर सेकंड के हिसाब से भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 हर्ट्ज जो होता है वो 1 साइकिल पर सेकंड के इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है इसे सी सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज अ लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकेंड। ये लीनियर डिस्टेंस होती है ट्रेवल्ड बाय द वेव। किसी भी वेव जो लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसे 1 सेकेंड के अंदर, यानी 1 सेकेंड में जितनी लीनियर डिस्टेंस किसी भी वेव ने ट्रेवल कर ली उसे हम क्या कहेंगे? वेलोसिटी कहेंगे। और इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? सी से। यूनिट क्या रहेगी इसकी? सेंटीमीटर पर सेकेंड या फिर मीटर पर सेकेंड भी बोल सकते हो। अब बात आती है एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ए। स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है इसे। ये क्या होता है? इट इज द हाइट ऑफ द क्रस्ट। अगर हम क्रस्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो हाइट की बात करेंगे, यानी अगर ये क्रस्ट है तो इसकी ये जो हाइट है ये क्या है? एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है। और डेप्थ ऑफ द ट्रफ। अब ये ट्रफ है तो इसकी जो डेप्थ है, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर तो डेप्थ देखते हैं और अपर डायरेक्शन में क्या देखते हैं हम? हाइट देखते हैं। तो हाइट ऑफ द क्रस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ जो है उसे क्या कहेंगे हम? एम्पलीट्यूड कहेंगे। ए से, स्मॉल ए से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसकी जो यूनिट होती है वो लेंथ की जो यूनिट रहती है उसे ही कंसिडर किया जाता है। ओके, जो लेंथ वाली यूनिट होती है वही सेम हम एम्पलीट्यूड के लिए उसे यूज कर सकते हैं। तो ये तो आपके कुछ एक पॉइंट्स थे। अभी देखिए इसमें आगे थोड़ा सा और। अब इसमें देखिए लास्ट जो टर्म है वो वेव नंबर है। वेव नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल न्यू बार। इसे क्या बोलेंगे हम? न्यू बार। न्यू सिंबल हमने किसके लिए यूज किया था? फ्रीक्वेंसी के लिए यूज किया था। न्यू बार जो है वो वेव नंबर के लिए यूज किया जाता है। इट इज द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। जो 1 सेंटीमीटर, एग्जैक्ट 1 सेंटीमीटर जो लेंथ होगी उसमें नंबर ऑफ वेव्स कितनी प्रेजेंट है ये हमें कौन बताएगा? वेव नंबर डिसाइड करवाएगा। तो इविडेंटली इट विल बी इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ। जो वेवलेंथ है उसका रेसिप्रोकल होता है ये। तो क्या हो गया? न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। ठीक है, तो वेवलेंथ जो है उसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और रेसिप्रोकल कह रहा है, इसका मतलब क्या है? ये एक दूसरे के रेसिप्रोकली प्रेजेंट है इसके अंदर। तो जो लैम्डा है इसके यूनिट हम एंगस्ट्रोम, सेंटीमीटर, पिकोमीटर, नैनोमीटर इनके अंदर कंसीडर करते हैं। यहाँ मैंने सेंटीमीटर लिया है सिर्फ। तो यूनिट क्या रहेगी? अगर नीचे लिखते हैं तो सेंटीमीटर, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर इनवर्स। तो यूनिट क्या रहेगी इसकी? सेंटीमीटर इनवर्स रहेगी। अब देखिए रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है? वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से, वेवलेंथ को लैम्डा से और फ्रीक्वेंसी को न्यू से। तो सी इज इक्वल टू क्या होता है? न्यू इंटू में लैम्डा। या फिर अगर आप इसे लेना चाहें न्यू की फॉर्म में, अगर हमें फाइंड आउट करना है तो क्या होगा? न्यू यही रखेंगे सी और लैम्डा इसके अपॉन में चला जाएगा, सी अपॉन लैम्डा। ऐसे भी लिख सकते हैं हम, है ना? या तो ये याद रखें या फिर ये याद रखें।
तो c अपॉन लैम्डा रहेगा। यानी अगर इसमें से हमें दो चीज़ों की वैल्यू पता है तो एक को हम फाइंड आउट बहुत ही इजीली कर सकते हैं। इनके ऊपर बेस न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब मान लो हमारे पास वेव नंबर है, ठीक है, और वेवलेंथ नहीं पता है, तो क्या करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन न्यू बार, ये यहाँ से निकाला हुआ है हमने, है ना, तो ये पुट कर सकते हैं। इस तरीके से इनके जो फॉर्मूलाज हैं उनको यूज़ करते हुए कुछ एक न्यूमेरिकल पोर्शन है जो सॉल्व करना होता है। मैं आपको अभी न्यूमेरिकल दूंगी, उससे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में और हम थोड़ी सी बात करेंगे। एक स्पेक्ट्रम बनाते हैं, बहुत ही ईजी है, आपने पहले भी देखा होगा, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। अब देखिए इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का जहाँ भी नाम आ जाए ना वहाँ पे ये लगा लेना। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक अलग टेक्निक होती है जिसके अंदर हम डिफरेंट काइंड ऑफ वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग जो रेडिएशंस होते हैं उन्हें अरेंज करते हैं, तो उन्हीं के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ, या तो हम उन्हें किस तरीके से अरेंज करें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज। तो उसके बाद जो कंप्लीट स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होगा उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यानी कुछ भी नहीं है, ये अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, इन्हें जब अरेंज करते हैं तो जो एक कंप्लीट हमारे पास स्पेक्ट्रम जो मिलता है हमें, उसे हम क्या कह देंगे, उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यहाँ पे देखिए रेडिएशंस लिखी हैं, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज भी बोलते हैं हम इन्हें, विजिबल, आईआर यानी इंफ्रारेड रेज, और माइक्रोवेव्स, और सबसे लास्ट में है रेडियो वेव्स। यहाँ पर मैंने मीटर के अंदर जो इनकी वेवलेंथ है वो लिखी हुई है, 10⁻⁻16 से धीरे धीरे डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है 10⁻4 पे जाके खत्म हो जाता है, वहां तक पहुंच जाता है। तो जो विजिबल रेंज है ये तो हमारे काम की है, क्योंकि हम लोग सिर्फ किस में देख सकते हैं, विजिबल रेंज के अंदर ही चीजें हमें विजिबल होती है। तो इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 10⁻⁻6 की जो रेंज है नियर अबाउट उसमें आती है। और विबग्योर जो है, विबग्योर के अंदर ये 7 कलर्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये जो 7 कलर्स हैं यहाँ पे ये विबग्योर के हैं जो हमें ऑब्जर्व हम अपनी नेक्ड आई से कर सकते हैं। तो ये विजिबल रेंज के अंदर प्रेजेंट है। बाकी देखिए जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन के अंदर मूव करना स्टार्ट करेंगे वैसे वैसे इसकी जो वेवलेंथ है, क्या चीज, वेवलेंथ, वो इंक्रीज होती चली जाएगी। वेवलेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जब आप मूव करेंगे तो क्या होगी, वेवलेंथ डिक्रीज होगी। और वेवलेंथ अगर डिक्रीज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, यानी ये एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं इस डायरेक्शन के अंदर। ये हमेशा ध्यान रखना, जो रेडियो वेव्स होती हैं वो उनकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रहती है। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, जैसे विबग्योर है तो रेड जो कलर है इसकी वेवलेंथ सबसे हाई रहती है, हायर वेवलेंथ प्रेजेंट रहती है। तो इस डायरेक्शन में जब मूव करेंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज होती जाती है, और जितनी ज़्यादा वेवलेंथ की रेडिएशंस होंगी उतना ही हम किस साइड मूव कर रहे हैं, रेडियो वेव की साइड मूव करते जाते हैं। वो हमें लॉन्ग डिस्टेंस से सीन हो जाती है, इसीलिए जो सिग्नल्स वगैरह होते हैं वो ज़्यादातर जो है रेड कलर के बनाए जाते हैं। तो कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल, आईआर, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। ठीक है, तो ये आपकी सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस थी जिन्हें हमने अरेंज किया है। इस डायरेक्शन में देखो ये मैंने साइन लगा के अरेंज कर रखा है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ के अकॉर्डिंग है। आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि आप किसके अकॉर्डिंग इसे अरेंज कर रहे हैं। अगर फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो ये साइन जस्ट इसके अपोजिट लगाना पड़ता है आपको। ओके, तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हो गया। अब मैं आपको 2 क्वेश्चंस देके जा रही हूँ जिनके आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चंस लिख दिए गए हैं 2। फर्स्ट जो है, कैलकुलेट वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशंस हैविंग वेवलेंथ ऑफ 5800 एंगस्ट्रॉम, दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है। और सेकंड क्वेश्चन के अंदर, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस हैविंग वेवलेंथ 3 × 10⁻6 नैनोमीटर। तो यहाँ पे देखिए नैनोमीटर के अंदर दिया हुआ है मैंने, और यहाँ पे एंगस्ट्रॉम के अंदर दे रखा है। सिर्फ इसी चीज का आपको ध्यान रखना है। यूनिट के जो कन्वर्जन है वो मैंने आपको टॉपिक के अंदर बता दिए थे। आपको फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर निकालना है। इसमें तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी निकालनी है, इसमें वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी दोनों चीजें। यहाँ पे जो सी की वैल्यू है जो आपके फॉर्मूला के अंदर यूज होगी जब आप सोल्व करेंगे इन्हें, तो दोनों के लिए ही सी की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये आप ध्यान रखें। जो यूनिट है
उसको मेन कंसीडर करना है। यहाँ पे मीटर सेकंड इनवर्स में दे रखी है और यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में और यहाँ नैनोमीटर के अंदर दी हुई है। तो आप इन्हें सॉल्व करें और जो आंसर है वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। ओके।